फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का फिर से हमारे चैनल आर्क पॉइंट पे। जैसा कि जितने भी लोगों ने वीडियो देखा होगा उसमें सबको पता होगा कि अपनी जो सीरीज चल रही है वो रीड को लेकर है, जिसमें सिर्फ क्रैश कोर्स करवाया जा रहा है। ठीक है, जो ऑलमोस्ट सभी सब्जेक्ट की होगी और जिनको मैं लूँगा। ऑलमोस्ट सभी सब्जेक्ट, हाँ, हाल फिलहाल तो जितना है कि सभी सब्जेक्ट की होगी और एक क्रैश कोर्स की तरह इसको चलाया जा रहा है। ठीक है, तो आज हम जो पढ़ेंगे वो होगा साइंस। साइंस जो भी जितने भी रीट लेवल में जो साइंस के स्टूडेंट हैं उनके लिए साइंस पता है उन्हें कितना इम्पोर्टेंट है, क्या क्वेश्चन आएंगे क्या नहीं आएंगे, मेरे को बताने की जरूरत नहीं है। तो खैर सबको पता होता है अगर उन्होंने फॉर्म भरा है तो साइंस में जितने भी रीट में टॉपिक आने वाले हैं उनसे रिलेटेड अपन जो भी चर्चाएं हैं वो इन वीडियोस में करेंगे। ये सिर्फ शॉर्ट्स वीडियो होंगी, मतलब इनमें सिर्फ वही पढ़ाया जाएगा जो कि एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से सबसे बेस्ट रहेगा। उसके अलावा मेरी कोशिश ये रहेगी कि फालतू की चीज़ ना पढ़ाई जाए। जो ऑलमोस्ट अभी 10 में से 9 को ध्यान रहेगी तो ये जाहिर सी बात है कि एग्जामिनर उस चीज़ को तो बिल्कुल नहीं पूछेगा। ठीक है, तो ऐसी कोशिश रहेगी। तो चलते हैं, आज का जो हमारा टॉपिक होगा वो होगा बल तथा गति के नियम। फोर्स एंड लॉ ऑफ मोशन। ठीक है, ये होगा अपना बल तथा गति के नियम। ये अपना टॉपिक है रीड के लिए। ठीक है, तो रीड के लेवल के अकॉर्डिंग ही अपन यानी कि इसमें करेंगे। तो बल क्या होता है, बल क्या होता है वो देख लीजिए। खैर बल की परिभाषा पूछ सकते हैं कि वह कारक जो एक वस्तु की स्थिति में परिवर्तन कर सकता है। चाहे वो कारक क्या हो सकता है, या तो धक्का देना हो सकता है या खींचना हो सकता है। ठीक है, यानी कि वो कारक जो किसी वस्तु की स्थिति में परिवर्तन कर सकता है, स्थिति में परिवर्तन कर सकता है। कारक क्या हो सकता है, धक्का या खींचना। तो जो वो कारक है वो क्या कहलाएगा, वो बल कहलाएगा। ठीक है, अब ये कारक है बल, ठीक है, धक्का या खींचना, ये क्या कर सकता है, ये रुकी हुई चीज को गति में ला सकता है, गति करती हुई चीज को रुका सकता है। ठीक है, कुछ भी कर सकता है ना, ये तो बल है। वो तो अपन मान लो कोई गतिशील वस्तु है, उसके बीच में हाथ लगा के उसको मतलब एकदम धक्का मार के या खींच के रोक लेते हैं तो उसकी गति जीरो हो जाएगी, उसकी जड़त्व में आ जाएगी वो। ठीक है, और दूसरा है कि अगर कोई चीज़ मतलब पहले से स्टेबल पड़ी है और उसको धक्का दे के अपन यहाँ खींच के गति में लाना चाहें तो वो भी हो सकता है। ठीक है, तो वो बल कहलाएगा। तो बल क्या करता है, उसकी स्थिति में परिवर्तन कर देता है। कुल मिला के बात यह है, बल का प्रमुख काम क्या है, स्थिति परिवर्तन। ठीक है, तो ये पूछ सकते हैं। फिर आता है बल का मात्रक। इसका ऐसा ही मात्रक होता है, वो होता है न्यूटन। क्या होता है, न्यूटन। और इसका जो सीजीएस मात्रक होता है वो होता है डाइन। क्या होता है, डाइन। ऐसा ही मात्रक तो क्या होता है, न्यूटन। और सीजीएस मात्रक इसका क्या होता है, डाइन। तो न्यूटन। ठीक है, अब एक न्यूटन में 1 किलोग्राम मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर ये होता है। अब ये कैसे निकला वो बता देता हूं आपको, मैं सिर्फ थोड़ा सा बता रहा हूं। ठीक है, बल का सूत्र होता है F = ma। ठीक है, F = ma। ये F क्या है यहाँ पे, बल, m क्या है यहाँ पे, मास, और a क्या है यहाँ पे, एक्सक्लेरेशन। ठीक है, त्वरण। तो m का मतलब क्या हो गया, ये MKS पद्धति में है। ठीक है, ये MKS पद्धति में है। अब तो इतना, अब ये कुछ ज़्यादा हो जाएगा अगर डीप में जाऊँगा तो मैं। तो ये MKS पद्धति में m का मतलब तो हो गया मास। मास क्या होता है, द्रव्यमान किस में नापा जाता है, किलोग्राम में। और जो ए होता है एक्सक्लेरेशन, उसका मात्रक होता है मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर। तो यहाँ पे लिख दिया मीटर प्रति
सेकेंड स्क्वायर। ठीक है, ये याद रख लेना आप। तो ये कि 1 न्यूटन बराबर 1 kg अपॉन मीटर स्क्वायर। और दूसरा है 1 न्यूटन इज इक्वल टू 10⁵ डाइन। ये याद रख लेना। ठीक है, अब जो अपने मोस्ट इंपॉर्टेंट बात आती है, मैं ज़्यादा डीप में नहीं जाना चाहूँगा कि इसका नाम ही क्रैश कोर्स है, तो उतना ही पढ़ा जाएंगे जो सफिशिएंट हो। ठीक है, ऐसा ही मात्रक याद रख लेना, ये याद रख लेना और ये याद रख लेना, बहुत है। अब प्रकृति में 4 प्रकार के बल होते हैं। प्रकृति में 4 प्रकार के बल होते हैं, 4 प्रकार के बल विद्यमान है। ठीक है, पहला है गुरुत्वाकर्षण, ग्रेविटेशनल फोर्स, गुरुत्वाकर्षण, गुरुत्वाकर्षण। दूसरा है दुर्बल नाभिकीय, दुर्बल नाभिकीय। तीसरा है विद्युत चुंबकीय और चौथा है प्रबल नाभिकीय, प्रबल नाभिकीय। ठीक है, अब इनका डीप में जाऊंगा तो मैं इतना, इन चारों में इतना बता देता हूं कि इनमें इंपॉर्टेंट क्या क्या चीजें है। ठीक है, गुरुत्वाकर्षण क्या होता है? गुरुत्वाकर्षण 2 पिंडों के बीच में जो बल लगता है उसको बोलते हैं गुरुत्वाकर्षण। बस शर्त है वो दोनों पिंड कहाँ होने चाहिए? निर्वात में होने चाहिए। तो गुरुत्वाकर्षण के लिए क्या होता है? 2 पिंड जरूरी होते हैं, 2 पिंड जरूरी। ठीक है, निर्वात में होनी चाहिए दोनों, और उन दोनों में जो बल है गुरुत्वाकर्षण बल, उन दोनों के बीच में कितना लगेगा, ये किस पे निर्भर करेगा? ये हमेशा दूरी पर निर्भर करेगा। इसको काटना पड़ेगा मेरे को, इसको आगे बता दूंगा। ठीक है, दूरी पर निर्भर करेगा। तो आपसे पूछ सकते हैं डायरेक्ट, गुरुत्वाकर्षण बल निर्भर करता है, दूरी पर निर्भर करता है कि नहीं करता है? करता है। तो ये आपको ये हो गया, यानी। और दूसरा है दुर्बल नाभिकीय बल, मतलब ये जो बल होते हैं वो रेडियो एक्टिवता के कारण, बीटा प्लस जो कण होता है उसके निकलने के कारण, बीटा प्लस कण निकलता है रेडियो सक्रियता के कारण, जिसके कारण ये दुर्बल नाभिकीय बल पैदा होता है। ठीक है, सिर्फ आप इतना सा याद रख लेना कि दुर्बल नाभिकीय बल पूछ सकता है वहां पे किस कण के उत्सर्जन के कारण, बीटा प्लस कण होता है उसके उत्सर्जन के कारण, उत्सर्जन के कारण। ठीक है, अब तीसरा है विद्युत चुंबकीय बल। विद्युत चुंबकीय बल क्या होता है? विद्युत चुंबकीय बल होता है कि 2 आवेशों के बीच में लगने वाला बल विद्युत चुंबकीय बल कहलाएगा। अब 2 आवेश कौन कौन से होते हैं? कि 2 आवेश कोई से भी हो गए, प्लस माइनस 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 हो गए आपस में, प्लस प्लस हो गए। दुर्बल, सॉरी यहाँ पे लिखना है कि विद्युत चुंबकीय बल क्या होता है? 2 आवेशों के बीच, 2 आवेशों के बीच। ठीक है, जिसमें प्लस माइनस हो सकता है, प्लस प्लस हो सकता है और माइनस माइनस हो सकता है। याद, अब वही चुंबक का सा सिस्टम है इसके, चुंबक का सा सिस्टम है इसमें। चुंबक को चलो बाद में देखेंगे। प्लस माइनस जो विपरीत होंगे वो हमेशा क्या करेंगे? मतलब अट्रैक्ट करेंगे एक दूसरे को, तो आकर्षण होगा इनमें। और जो सेम मतलब इनमें जो सेम नेचर के होंगे, या प्लस प्लस या माइनस माइनस, तो वो आपस में क्या करेंगे? वो आपस में रिफ्लेक्ट करेंगे एक दूसरे को, एक दूसरे से दूर भागेंगे। ठीक है, और जो लास्ट अपना जो चौथा बल बचा है वो है, चौथा जो बल है वो है प्रबल नाभिकीय बल। यह प्रकृति में मौजूद सबसे अधिक शक्तिशाली बल है। क्वेश्चन आ जाएगा सबसे शक्तिशाली बल, इसको लिख देता हूं मैं, सबसे शक्तिशाली बल, बल। ठीक है, अब ये क्या होता है? ये होता है जैसे कि ये एक एटम है और ये इसका न्यूक्लियस है, यानी कि नाभिक है। ठीक है, अब इस नाभिक में प्रोटॉन है, प्लस प्लस प्लस, प्रोटॉन पे प्लस होता है, ये तो सबको पता है।
प्रोटॉन भी है, न्यूट्रॉन भी है। न्यूट्रॉन तो मतलब चार्जलेस होता है, उस पर कोई चार्ज नहीं होता है, ठीक है। ये प्रोटॉन है। अब एक चीज़ बताओ कि प्लस प्लस में मैंने क्या बताया था? प्लस प्लस में मैंने बताया था कि हमेशा प्रतिकर्षण होगा, ठीक है। तो नाभिक कितना सा होता है, उसके अंदर जो नाभिक है उसके अंदर प्रोटॉन है, इतने सारे प्रोटॉन है, उन सबको बांध के रखने के लिए एक ऐसे फोर्स की आवश्यकता होगी जो इनको मतलब प्रतिकर्षण होने से बचा सके। तो ये सोच के देखो एक बार कि इतनी सी जगह में इन सबको बांधने के लिए जो बल लगेगा वो दुनिया का सबसे शक्तिशाली बल होगा। वो बात अलग है कि इसकी जो परास होती है वो कम होती है, यानी कि बिल्कुल लो दूरी के लिए काम करेगा। ऐसा नहीं है कि यहाँ पे प्लस रख दें, यहाँ पे प्लस रख देंगे तो उनको बांध के रखेगा, वो ऐसा कुछ नहीं है। इस एक पर्टिकुलर परास के लिए वो काम करेगा, ठीक है। तो इनको बांध के रखने के लिए जो बल काम में आएगा वो आएगा परबल नाभिकीय बल। तो दुनिया का सबसे शक्तिशाली बल कौन सा हो गया? परबल नाभिकीय बल, ठीक है। अब ठीक है, तीनों की परास तो क्या लिखाऊं मैं कि जैसे कि गुरुत्वाकर्षण की तो अनंत हो गई, ये रहने दो। एक गुरुत्वाकर्षण की तो याद रख लेना, इसकी तो होती है अनंत परास, गुरुत्वाकर्षण की परास तो होती है अनंत, ठीक है। और जो इसकी परास होती है किसकी? प्रबल नाभिकीय बल की। और जो इसकी परास होती है वो होती है 10⁻⁻15 मीटर, यानी कि इतनी दूरी के लिए ये वैलिड रहेगा। नाभिक का आकार हो गया 10⁻15 मीटर, ठीक है। तो ये इतनी दूरी के लिए ही वैलिड होगा, ठीक है। अब आता है अपने पास कि बल कितने प्रकार के होते हैं। बल कितने प्रकार के होते हैं? बलों के प्रकार, ठीक है। तो बलों के प्रकार होते हैं, पहला होता है संतुलित, बैलेंस्ड, एंड दूसरा होता है असंतुलित, अनबैलेंस। अब ये सबको पता है संतुलित असंतुलित क्या होते हैं, यानी कि असंतुलित मतलब उस पर कितना ही बल लगाओ तो वो अपनी स्थिति से नहीं हट रहा, इसका मतलब चारों तरफ से बराबर फोर्स लग रहा है। असंतुलित का मतलब कहीं से फोर्स लगाएंगे उसने अपनी स्थिति में परिवर्तन कर लिया, तो इसका मतलब क्या हो गया? वो असंतुलित हो गया, ठीक है। ठीक है, अब बात करते हैं, चलो ये तो हो गया मोटा मोटा सब कुछ। अब बात करते हैं गति के नियम। किसने दिए? न्यूटन ने। कितने होते हैं? 3। सबको पता है, दुनिया को पता है, कोई नहीं पूछेगा ये। गति के कितने नियम होते हैं? न्यूटन। हाँ, फर्स्ट लेवल के लिए ज़्यादा से ज़्यादा के कितने होते हैं तो 3 बता देंगे वो। तीनों नियम कौन कौन से? पहला तो है जड़त्व का, इनर्शिया, जड़त्व है। दूसरा है संवेग संरक्षण, और तीसरा है एक्शन रिएक्शन, क्रिया प्रतिक्रिया, क्रिया प्रतिक्रिया, ठीक है। अब इसमें ज़्यादा डीपली तो जाऊंगा नहीं। जड़त्व है, जड़त्व का मतलब होता है कि अगर कोई वस्तु गतिशील है तो वो अपनी गतिशील ही रहेगी, या कोई वस्तु स्टेबल है तो स्टेबल ही रहेगी जब तक कि उस पर कोई बाह्य बल कार्य नहीं हो, ठीक है। जड़त्व का मतलब वस्तु तो अपनी जगह वहीं पे बैठी रहेगी जब तक कि उसमें कोई परिवर्तन नहीं कर दे कोई व्यक्ति या आदमी, मतलब कोई भी, तो वो हो गया जड़त्व। अब याद रख लेना, इस जड़त्व के नियम को बोलते हैं गैलीलियो का नियम। हाँ वही गैलीलियो, जिन्होंने प्रकाश की वो वेग का नियम, ठीक है। ये याद रख लेना है, संवेग संरक्षण का और क्रिया प्रतिक्रिया का। आपको डीपली में कोई नहीं पूछेगा संवेग संरक्षण का नियम। हाँ, संवेग संरक्षण का जो मैथमेटिकल पॉइंट है, मैथमेटिकल टर्म्स है, वो आपको मैं बता देता हूँ। F डायरेक्टली प्रोपोर्शनल dp अपॉन dt। अगर आप चाहोगे इस पे तो अलग से एक पूरी वीडियो बना दूंगा, लेकिन इसमें क्रेश कोर्स है तो क्रेश कोर्स की बात ही आपको बता देता हूँ मैं, ठीक है। और क्रिया प्रतिक्रिया का मतलब होगा समान लेकिन विपरीत दिशा में बल। समान लेकिन विपरीत दिशा में बल, ठीक है। अब इनके उदाहरण देख लो, एग्जाम्पल एक एक पूछ सकता है। पेड़ हिलाने पर
फल टूटना, कि पेड़ हिलता है, फल थोड़ी हिलता है, फल हिलता है, सॉरी, फल का टूटना, ठीक है। पेड़ हिलाने पर फल का टूटना, यानी कि पेड़ को तो गतिशील कर रहे हैं, लेकिन फल को थोड़ी ना गतिशील कर रहे हैं, वो तो अपनी जगह पे स्थिर रहेगा। तो स्थिर रहेगा तो पेड़ की स्थिति चेंज होगी, लेकिन फल की स्थिति तो वहीं पे रही। तो फोर्स लगेगा, बल के कारण क्या होगा, वो अपनी जगह से विस्थापित होकर नीचे गिर जाएगा। दूसरा है संवेग संरक्षण का, क्रिकेट में कैच पकड़ना। और तीसरा है रॉकेट की गति, रॉकेट का प्रक्षेपण, लॉन्च। पैदल चलना, हाँ, अपन जो पैदल चलते हैं वो भी क्रिया प्रतिक्रिया का नियम है। कैसे, ये है समतल, इस पे अपन चल रहे हैं, ये अपन चल रहे हैं, तो अपन क्या करेंगे, इस पैर से जमीन पे बल लगाएंगे तो जमीन क्या करेगी, उतना ही बल अपने ऊपर लगाएगी, जिसके कारण अपन आगे खिसक जाएंगे। अब ऐसा तो नहीं है कि अपन जमीन को हिला सकते हैं, तो जमीन ही हिलाएगी अपने को, हिला के ही तो वो आगे अपने को धकेलती है, इसी कारण से अपन चल पाते हैं, ठीक है। ये तीनों नियम हो गए। अब इसके बाद में जो आता है, जो इसके बाद में आता है वो है आवेग। एक बार लिख लेना सारे, देख लो, स्क्रीनशॉट ले लेना इनके। अब आता है आवेग, इम्पल्स, ठीक है। आवेग क्या होता है, आवेग का सूत्र देख लेना, याद रखो तो ठीक है, बाकी कोई जरूरी नहीं है, ठीक है। आवेग या संवेग परिवर्तन, ठीक है। न्यूटन का द्वितीय नियम है ना, उस पर डिपेंडेड करता है ये संवेग संरक्षण, 16 संवेग परिवर्तन, ठीक है। तो इसका जो सूत्र होगा वो होगा बल इंटू समय अंतराल, F इंटू टी, ठीक है। अब इसका मात्रक, ये इंपॉर्टेंट है, मात्रक। अब जो इसका मात्रक होगा वो होगा, इसका ऐसा ही मात्रक ही पूछते हैं ज़्यादातर, CGS नहीं पूछेंगे, FPS नहीं पूछेंगे, यानी कि CGS मात्रक भी नहीं पूछेंगे और FPS भी नहीं पूछेंगे आपको, ठीक है। तो जो इसका मात्रक होता है वो होता है, बल का क्या बताया था मैंने, किलोग्राम इंटू मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर, और टी समय का क्या होता है, सेकंड। ये सेकंड से ये सेकंड कट गया, तो किलोग्राम इंटू मीटर प्रति सेकंड, या फिर केजी इंटू मीटर सेकंड इनवर्स, ठीक है। ये आपको याद रखना है, ये इंपॉर्टेंट है सिर्फ, ये हो गया। अब तीसरा पॉइंट है अपने पास, तीसरा जो पॉइंट है वो है घर्षण है, फ्रिक्शन। अगर ये नहीं हो तो जिंदगी झंड है अपनी, सही है ना। अगर ये नहीं हो, ऐसा वर्ड नहीं यूज करना चाहिए मेरे को, लेकिन फिर भी अगर ये नहीं हो तो ज़िंदगी में अपने कोई भी काम सफल नहीं होंगे। कुछ भी उठा के देख लो चाहे से, ना अपन किसी भी चीज़ को पकड़ पाएंगे, इवन कुछ भी नहीं होगा। अगर ऐसा होगा तो दुनिया में कोई भी चीज़ एग्जिस्ट नहीं करेगी अगर घर्षण नहीं होगा तो। अब घर्षण क्या होता है, घर्षण होता है कि दो सतहों के बीच, मान लीजिए दो सतह है, ये गेंद है और ये फर्श है, ठीक है। दो सतहों के बीच जब गति होती है तो उन दोनों सतहों के मध्य में जो कण होते हैं वो उन दोनों की गतियों का आपस में विरोध करते हैं। गेंद, बॉल, ठीक है। समझ में आया, नहीं आया वापस बता देता हूँ। यानी कि एक सिंपल परिभाषा छोड़ो, इसको ऐसे बताता हूँ। ये बॉल, इसको अपन किसी फर्श पे लुढ़काएंगे, ठीक है, फर्श पे लुढ़काएंगे तो ये जो फर्श के कण और इस बॉल के आपस में जो ये टच बिंदु है ना, यहाँ पे जो कण होंगे ना वो इस बॉल को रोकने की कोशिश करेंगे।
आगे जाके तो रुक जाएगी ही, लेकिन इस बॉल को रोकने की कोशिश करेंगे। तो इस जो बॉल को रोकने की कोशिश करेंगे उसके लिए वो कुछ बल लगाएंगे, उस बल को ही क्या बोलते हैं, घर्षण बोलते हैं। अगर ये घर्षण नहीं होगा तो बॉल कभी नहीं रुकेगी। वो बॉल जो आगे जाके रुक जाती है वो घर्षण के कारण ही रुकती है। ठीक है, तो ये हो गया अपना घर्षण। ठीक है, अब घर्षण के लिए एक जो इम्पोर्टेंट लाइन है वो पूछ सकते हैं आप लोग को कि घर्षण है जो एक आवश्यक दोष है, आवश्यक दोष है। क्वेश्चन देके आपको पूछ सकते हैं। ठीक है, घर्षण एक घर्षण है, तो उसमें ऑप्शन दे दिया आपको, ऐसे बोल दिया कि घर्षण है। ठीक है, खालिस्तान देके पूछ लिया क्या क्या है। घर्षण है एक जरूरी बल, कोई आवश्यकता नहीं है, आवश्यक दोष है, अनावश्यक दोष है। तो उसमें क्या होगा, आवश्यक दोष है। क्यों है आवश्यक दोष, क्योंकि घर्षण की जरूरत भी पड़ती है, और घर्षण की जरूरत के यानी कि घर्षण के बिना कोई काम भी नहीं होगा, और घर्षण के द्वारा जो अनावश्यक ऊर्जा की क्षति होती है वो भी अपने को भुगतनी पड़ती है। तो घर्षण क्या है, एक आवश्यक दोष है। अब घर्षण के उदाहरण एग्जाम्पल देख लो। ईंट रख के मकान बनाना, ईंट रख के मकान बनाना, दूसरा है वाहनों के ब्रेक लगना, वस्तु को पकड़ना। मोटा मोटा आपको बता देता हूँ एक लाइन में, जहां दो सतह आपस में काम करेगी ना, जहां टू सरफेसेस वर्क्स, जहां दो सरफेस आपस में काम करेगी वहां पे घर्षण बल लगेगा। ठीक है, ये हो गया अपना घर्षण। इससे ज्यादा अपने को कुछ याद नहीं रखना है। ठीक है, ये घर्षण में अब जो दो चीजें हैं पूछ लेंगे तो पूछ लेंगे, बाकी सारी दुनिया को पता है, छोटे से छोटा बच्चा बता देगा। ठीक है, क्या है वो दो चीजें, दो चीजें ये हैं कि घर्षण को कम करने के लिए, घर्षण को कम करने के लिए लुब्रिकेंट यानी कि स्नेहक और बॉल बियरिंग, ठीक है, इनका यूज किया जाता है। अब बॉल बियरिंग क्या होता है पता है ना, बना देता हूँ एक बार। ये देखो जरा, ये होती है बॉल बियरिंग, जिसको बेरिंग भी बोलते हैं। ठीक है, इसने क्या हो गया, ग्रीस हो गया, ऑयल हो गया, जो साइकिल वगैरह में, बाइक वगैरह में दिए जाते हैं, जिसकी वजह से क्या होता है, वो एक स्मूथली काम करता है। अगर वो नहीं दोगे तो ज़्यादा टकराव होगा और पार्ट्स खराब होने जल्दी स्टार्ट हो जाएंगे। ठीक है, तो ये हो गए घर्षण को कम करने के लिए साधन, क्या तरीके उपयोग में लिए जाते हैं। ठीक है, अब जो दो और बल बच रहे हैं वो भी देख लीजिए, इसके बाद में अपना ये वाला टॉपिक खत्म है। इसके अलावा इसमें से कुछ याद नहीं करना है। ठीक है, तो पहला जो बल है वो है अभिकेंद्री बल। ठीक है, ये हो गया अपना अभिकेंद्री बल। जैसे एक बात है कि सुबह उठ के कितना ही पढ़ लो, बाकी जो निशाचर प्रवृत्ति के होते हैं मेरे जैसे, या कितना ही पढ़ा लो सुबह उठिए, लेकिन जो निशाचर प्रवृत्ति के होते हैं मेरे जैसे, उनको रात को पढ़ने में मजा आता है। क्यों ना, चारों तरफ साइलेंस होती है, सेंट्रीपिटल फोर्स। ठीक है, ज्यादा कुछ याद नहीं करना है। अभिकेंद्र का मतलब हो गया जो केंद्र की ओर लगेगा, केंद्र की ओर, और दूसरा हो गया अपकेंद्र, सेंट्रीफ्यूगल। ठीक है, जो केंद्र से बाहर की ओर होगा। अब एग्जाम्पल देख लो डायरेक्ट इनके। तो ये सड़क है, ठीक है, ये सड़क है। सड़क का ये हिस्सा है, ये कुछ ऐसा रहता है, बेंड ऐसे रहेगा, ऐसे। ठीक है,
ये वाला तो नीचे की ओर रहेगा और ये वाला ऊपर की ओर रहेगा। क्यों? जब भी मुड़ाव मतलब यानी कि बाइक या फिर कार जो भी अपने ट्रांसपोर्ट के व्हीकल वगैरह हो गए, उनको अगर इस रोड पे लेके आएंगे, ठीक है, तो इस वजह से क्या होगा कि यहाँ से सड़क उठी हुई है, तो यहाँ पे जो भी बस आएगी, कार आएगी, वो क्या करेगी, केंद्र की ओर झुक जाएगी, जिस कारण से उनका बैलेंस बिगड़ता नहीं है और वो एक स्मूथ तरीके से इस मोड़ को पार कर लेती है। तो इसमें जो मोड़ होगा उसमें कौन सा काम करेगा, अभिकेंद्र बल। दूसरा हो गया दूध से क्रीम निकालना, क्रीम मक्खन निकालना, घी निकालना, वो उसमें क्या करते हैं, ये मशीन हो गई, ये इसका प्रोपेलर हो गया और इसको अंदर डाल के दूध में और घुमाया जाता है, जिसकी वजह से क्या होता है, जो मक्खन होता है वो साइड में तो इसमें क्या होता है, जो मक्खन है वो साइड में ना जा करके और यहाँ पे एकत्रित हो जाता है। मैंने थोड़ा ऐसे बोल दिया तो याद रख लेना, लेकिन जो साइड में जाता है ना, केंद्र पर तो जमा हो जाता है मक्खन, और जो साइड में जाता है वो चले जाते हैं दूध के कण या पानी के कण, जो भी है, ठीक है। तो इसमें भी अब केंद्र में, अब बोले कि मक्खन कहाँ एकत्रित होगा, तो आपको बताना है कि अभिकेंद्र बल के कारण वो सेंटर पर होगा, और जो बोल दिया दूध के कण कहाँ जाएंगे, तो वो अपकेंद्र के कारण बाहर की ओर होगा, ठीक है। तो ये अपना जो बल और गति के नियम है उससे रिलेटेड टॉपिक खत्म हो चुका है। इससे एक्स्ट्रा आपको कुछ भी याद नहीं करना है। मेरी कोशिश थी कि आपको समझाऊं, पता है कि थोड़ा बोरिंग सा लेक्चर हो गया, लेकिन अभी स्टार्ट किया है ना, तो थोड़ा ऐसे कंफर्टेबल सा फील नहीं कर रहा मैं। बाकी आगे के वीडियोस में होता रहेगा, लेकिन अगर आपको लगता है कि इससे कुछ फ़ायदा होगा तो इस वीडियो को आगे से आगे फैला देना, नीडी वंस को, जिनको सच में ज़रूरत है इस चीज़ की। तो आगे अपन पढ़ेंगे उससे, जो अगले वाला नेक्स्ट टॉपिक होगा, जो भी होगा वो, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक में। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। धन्यवाद।